नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 9 सितंबर 2020 के वाजीराम करंट अफेयर्स क्विज जो कि हिंदी में है, इसके सेशन में मैं कपिल मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोजरी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गुर्जरों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन किस्म की एक भाषा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गोजरी भाषा के विषय में अगर बात करें तो ये गुर्जरों द्वारा बोली जाती है। पहला स्टेटमेंट सही है। इंडो आर्यन भाषा की एक किस्म है, यह गुर्जरों द्वारा बोली जाती है और यह इंडो आर्यन किस्म की एक भाषा है। ये पहला स्टेटमेंट सही है और यह दक्षिण भारत की भाषा नहीं है, तो इसीलिए आंसर होगा पहला। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसके विषय में अगर हम बात करें विश्लेषण, तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक फ़ैसला लिया है। और जो फैसला है, इससे ये गुर्जर समुदाय जो है ये थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो ये गोजरी भाषा है ये डोगरी भाषा के बाद में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कहने का मतलब वहाँ पे ये दूसरी सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो उनके कहने के अनुसार इसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, कौन सी? वहाँ की जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। तो इसके लिए जो प्रस्ताव आया है वो है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक। तो इसको आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक। और इसमें कौन कौन सी भाषाओं को मंजूरी दी है। तो यहाँ हम इनके विषय में हम बात करें, यह कहाँ कहाँ बोली जाती है। यह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी घाटी है, और ये इसे हम जो है गुर्जरी, गुजरी या गुजरी के रूप में भी जानते हैं। और यह भारत में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब में गुर्जर और अन्य समुदायों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन किस्म की एक भाषा है। ठीक है, यह भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अगर हम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में कुछ हिस्से जो यूपी के हैं वो भी शामिल हैं, तो वहाँ पे भी ये बोली जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो ये हैं आपके चारू सिन्हा, यहाँ पे फ़ोटो में भी आपको दिख रहा होगा। और इसके विषय में हम बात करें तो आईपीएस अधिकारी हैं चारू सिन्हा, और ये कश्मीर घाटी में इनको सीआरपीएफ की बटालियन गठन करने वाली ये जो हैं ये मतलब सीआरपीएफ की ये पहली महिला कमांडर बन गई हैं। ठीक है, ये तेलंगाना कैडर की हैं, 1996 बैच की अधिकारी हैं। और इन्हें जो है आईजी के पद पर इन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्य है यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में अर्धसैनिक बलों की बटालियनों की तैनाती के देखरेख करने का इनका जिम्मा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोनाली मिश्रा 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। तो इन्हें जो है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, तो इन्होंने जो है बीएसएफ की भी एक अर्धसैनिक बल के जो है आईजी के रूप में यहाँ पे नियुक्ति मिली थी। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चारू सिन्हा ये सीआरपीएफ और सोनाली मिश्रा जो हैं ये बीएसएफ। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड एक विशिष्ट प्रावधान है जो अप्रत्याशित और प्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए है, केवल प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास के संदर्भ में है। तो ये थोड़ा सा गलत है, अभी हम विश्लेषण करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो आरबीआई अधिनियम की धारा 47 के अनुसार आरबीआई के मुनाफे या अधिशेष को सरकार को हस्तांतरित किया जाता है, जो विभिन्न स्थिरता प्रावधानों
वित्तीय स्थिरता विचारों सहित आरबीआई की सार्वजनिक नीति जनादेश के बाद सरकार को हस्तांतरित किया जाता है। तो ये सही है, तो यहाँ पे ये दूसरा सही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही होगा। इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई बोलते हैं के भीतर केंद्रीय बैंक की आकस्मिकता निधि होती है, कंटिजेंसी फंड, और इसको जो है ये हस्तांतरण किया है इन्होंने, कहाँ किया है ये, इन्होंने 73,615 रुपये को इस निधि में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको इसमें डालकर जो है फिक्स रहने दिया है, इसको सरकार को जो है स्थानांतरित नहीं किया है। और इससे क्या है, सरकार जो सोच के चल रही थी कि आरबीआई से हमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र होगा तो हमारे जो फिस्कल बजट मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा आसानी होगी, तो वो नहीं हुआ है। तो इसके विषय में और बात करें तो आकस्मिक निधि एक विशिष्ट प्रावधान होता है जो अप्रत्याशित या आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए है, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास है, मौद्रिक विनिमय दर की नीति संचालन से जो भी उत्पन्न जोखिम है, प्रणालीगत जोखिम है और विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न कोई भी जोखिम जो है, इनकी प्रतिपूर्ति इस फंड के द्वारा की जाती है। तो यह राशि जो है आरबीआई अपने पास रखती है और सीएफ जो है ये 73,615 करोड़ रुपए, ये एक बहुत ऊंची राशि है जो कि जून 2020 में सीएफ में डाली गई थी और इसके डालने के बाद अब इसमें जो टोटल धनराशि हो गई है वो आरबीआई के पास जो रिजर्व में हो गई है वो है 2,64,034 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय बैंक के मुख्य जोखिम प्रावधान खातों की बात करें तो आकस्मिकता निधि है, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्स्थापना खाता है, CGRA बोलते हैं इसे, CGRA, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता, विदेशी प्रतिभूति, ठीक है, तो ये है हमारा, और निवेश प्रत्यावर्तन खाता, रुपया प्रतिभूति। तो ये हमारे पास 4 खाते हैं और इनमें टोटल अब मिला के आरबीआई के पास 13,88,000 जो हैं करोड़ रुपए यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और सोने की कीमतों में हलचल का ध्यान रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है CGRA, और ये जो CGRA होता है ये बेसिकली एक्चुअल में इनको अकाउंटिंग करनी होती है और जो इनके पास विदेशी मुद्रा है, जो स्वर्ण भंडार है, तो उसके क्या है वैल्यू डेली चेंज होती है और वैल्यू डेली चेंज होती है तो उसकी कहीं ना कहीं तो अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये ऐसा नहीं है कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो इनके पास स्टैटिक रखा हुआ है, केवल मूल्य चेंज हो रहा है, तो उसको जो है ये इस अकाउंट में उसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 साक्षरता, शिक्षण और COVID-19 संकट में सीखने और शिक्षकों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने और इससे परे शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रित होगा। तो ये यहाँ सही है और अभी हम बात करेंगे क्यों सही है। यह पहली बार 1967 में मनाया गया, यह भी सही है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसीलिए सी। इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो दुनिया भर में 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद कर लेना दोस्तों इसे। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 साक्षरता, शिक्षण और COVID जो है 19 संकट में सीखने, मतलब ये कोविड, ये क्या है कोविड-19। तो कोरोना का जो संकट है तो उसके संकट काल में जो शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षकों की भूमिका है और शिक्षा से आगे मतलब जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं शिक्षा के, उससे आगे क्या मेथड्स हैं, तो कुछ नए इनोवेशन लाने, तो उस पर ये जो है ये ध्यान केंद्रित करता है। तो यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को जो इनका एक महासम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो है 14वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया। ठीक है, 8 सितंबर को, और यह 1967, तो 1967 में इसे पहली बार मनाया गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रगति के बावजूद साक्षरता की चुनौतियाँ, तो आज दुनिया भर में कम से कम 773 मिलियन वयस्कों के साथ बनी हुई है, जिसमें बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से किस वित्तीय मीट्रिक को एक पुनर्खरीद योजना पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ बात करेंगे कुल ऋण एबिटा,
वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज, तो यहाँ तीनों ही सही हैं और इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 डी हो जाएगा। तो इसके विषय में बात करें तो यहाँ पे आरबीआई ने ऑटो सेक्टर है, विमानन, पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों में जो कोरोना से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ हैं, तो बेसिकली क्या है, लोन रीपेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वो रुक सी गई हैं, थम गई हैं। तो ऐसे में लोन की जो किस्तें हैं उनकी भरपाई आसान नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए यहाँ आरबीआई ने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। तो उनके लिए जो समाधान लेके आई है, 5 वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशिष्ट सीमाएं निर्दिष्ट की हैं। तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र केवी कामत समिति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो केवी कामत कमेटी ने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसी विषय पर, और उसके हिसाब से यहाँ पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। तो आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न, आभूषण, लॉजिस्टिक्स, खनन, विनिर्माण, रियल एस्टेट और शिपिंग, तो ये सब शामिल हैं। ठीक है। जो रिकास्ट प्लान है, रिकास्ट मतलब उसको दोबारा से जो चेंज किया गया है, उस पर 5 वित्तीय मैट्रिक्सों की बात की गई है। तो ये कौन कौन सी हैं? कुल बकाया देनदारियाँ, कुल ऋण एबिटा, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात। तो ये 5 यहाँ पे क्या हैं, 5 वित्तीय मैट्रिक्स को यहाँ पे ध्यान रखा गया है और इनके आधार पर जो है रीशेड्यूल किए गए हैं लोन। तो समिति योजना को लागू करने के लिए 180 दिन निर्धारित करती है और एक अंतर लेनदार समझौते आईसीए को अनिवार्य बनाती है। ठीक है। और पैनल ने कहा है कि ऋण की अवधि अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम। ठीक है। रिजोल्यूशन प्रक्रिया को एक बार लागू करने के रूप में माना जाएगा, और क्योंकि ऋणदाता मूल्य द्वारा 75% का प्रतिनिधित्व करते हैं और 60% की संख्या, कहने का मतलब यहाँ पर जो है जो डिसीजन लिया जाएगा वो जो ऋणदाता हैं उन्होंने 75% तक जो जिन लोगों ने जो ऋण दिया हुआ है, और अगर उनकी संख्या की बात करें तो 60% तक उनकी संख्या होनी चाहिए, तो उनकी जो है यहाँ पर परमिशन के साथ ये सब किया जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला आर्टिकल है यहाँ पर नीलकंठ भानुप्रकाश कौन है? तो नीलकंठ भानुप्रकाश यहाँ दुनिया के सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर के रूप में इन्हें जाना जा रहा है और ये भारत के हैं। ठीक है। तो ये जो है एक महत्वाकांक्षी शैक्षिक कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में स्कूलों में गणित पढ़ाए जाने के जो तरीके हैं उसमें ये बदलाव चाहते हैं, ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने मैथ दृष्टि मठ नामक उनकी एक क्या है थ्योरी है, अवधारणा है, और उस पर बोलते हुए इन्होंने बोला है कि भाई हमारी ये जो अवधारणा है इस पर यूरोपीय देशों में बहुत दिलचस्पी दिखाई जा रही है। ठीक है। वो रुचि दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आपकी ये अवधारणा अच्छी है, हमें आप सिखाइए और इस विषय पर। तो ये जो है इनकी आयु 20 वर्ष की है और ये मैथ से ग्रेजुएट हैं, और लंदन में अभी इन्होंने क्या किया है, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जो हुआ है वहाँ पर मानसिक गणना हुई है, जो माइंड से जो कैलकुलेशन होती है, तो उसमें विश्व चैम्पियनशिप ये जीत गए हैं और भारत के लिए पहली बार इस चैम्पियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो वह तेलंगाना में दुनिया की पहली ब्रेन ट्रेनिंग लैब, क्योंकि ये वहाँ के हैं, तो ये ब्रेन ट्रेनिंग लैब स्थापित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, और इनका जो उद्देश्य है ये सरकारी स्कूलों में जो गणित विषय की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो शिक्षकों में हो चाहे वो स्टूडेंट्स में, तो उनके जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा निखारा जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हाइपरसोनिक परीक्षण प्रदर्शन वाहन। ठीक है। हाइपरसोनिक परीक्षण प्रदर्शन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल सही है, इन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की है और यह भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और वाहनों के विकास को बढ़ावा देगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होने से सी सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री हाल ही में जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, हाइपरसोनिक इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके के ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है और इस पर आपको छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम में सभी में आपके इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ ये किसने विकसित की है? ये DRDO ने विकसित की है। तो ये DRDO को प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। और इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो उड़ीसा के तट से दूर जो है व्हीलर द्वीप है, और यहाँ पर इस तरीके के व्हीकल्स की यहाँ टेस्टिंग की जाती है और इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन सा है जहाँ से इसकी टेस्टिंग की जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ से इसकी टेस्टिंग की गई है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं छोटे से बड़े एग्जाम्स में कि व्हीलर द्वीप कहाँ है, ठीक है, और इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई थी और किसने इसे बनाया है। तो दोस्तों यहाँ हम बता देते हैं, ये जो स्क्रैमजेट इंजन पर काम किया जा रहा है, स्क्रैमजेट हमारे पास पहले भी हैं। तो यहाँ जो है हमने मैक 6 की गति को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब ये मैक क्या होता है? MACH, मैक 6। ये बेसिकली जो ध्वनि की गति होती है, साउंड की स्पीड होती है, साउंड की गति, तो वो कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसको हम जो है 1 मैक बोलते हैं। कितना? 1 मैक बोलते हैं इसे। तो इसके ऊपर जो होती है उसे हम सुपरसोनिक बोलते हैं। इससे ऊपर क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब साउंड की गति से अधिक को हम क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक मतलब ग्रेटर देन 1 मैक, ठीक है। और ये कहाँ तक होती है? ये अप टू 3 मैक होती है। कहाँ तक होती है? ये 3 मैक तक होती है। अब 3 मैक के आगे जो होती है वो क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? हाइपरसोनिक होती है। क्या होती है? हाइपरसोनिक स्पीड, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे एक नई टेक्निक के माध्यम से एक ऐसा इंजन विकसित कर लिया है जो हमारी 6 मैक की गति हमें प्रोवाइड करेगा। हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स और भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नई टेक्निक जो हमने अपनी खुद की डेवलप की है, और इससे हम अपने और भी नई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे क्या हैं, कुछ लॉन्च व्हीकल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ इससे डेवलप कर सकते हैं। तो अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है पत्रिका गेट। तो यहाँ पे दोस्तों ये पत्रिका गेट को आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जा सकता है और हाई फ्रीक्वेंसी में ये आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये जो है अभी न्यूज़ में था, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये है आपके जयपुर से। आपको इसकी फ़ोटो देख के भी समझ में आ रहा होगा, ये पिंक सिटी, जयपुर को जो है पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और ये पिंक है, ठीक है। और इसका जो है अभी प्रधानमंत्री जी ने 8 सितंबर को क्या है, इसका उद्घाटन किया है। तो पत्रिका गेट का नाम जो है अखबार और मीडिया कंपनी राजस्थान पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। इसको जो है वहाँ की बहुत पॉपुलर जो मैगजीन है ये राजस्थान पत्रिका, तो उसके नाम पर यहाँ पत्रिका गेट रखा गया है। यह गेट जो है ये जवाहर सर्किल पर बनाया गया है। जो भी लोग वहाँ गए होंगे जयपुर वो जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर सर्किल है। और यह जो है JLN मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग के दक्षिणी छोर पर है। इस मार्ग के एक तरफ जो है ये रामनिवास उद्यान है और दूसरे दक्षिणतम छोर पर क्या है, ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और इसका ये जो मुखौटा है, इसका यहाँ आप देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गेट। और मुखौटा जो है ये पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित है। इसमें झरोके हैं, पोल हैं, मंडप हैं, छतरियाँ हैं, ठीक है। ये सब हम हिस्ट्री में अलग से पढ़ेंगे। इस द्वार के निर्माण का विचार जो है जयपुर शहर के पुराने शहर के दरवाज़ों से जुड़ा हुआ है। इसके विषय में हम बात करें कि भाई पुराने शहर में ऐसा क्या है, वहाँ ऐसे कौन से दरवाजे हैं। तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जब जयपुर की स्थापना की थी, तो जयपुर की स्थापना के साथ उन्होंने क्या किया था, इसकी एक परिधि पर एक दीवार बनाई थी, ठीक है। परकोटा बनाया था पूरे शहर के बाहर, और उसके जो है इन्होंने वहाँ 8 द्वार बनाए थे, उसमें आने जाने के लिए 8 गेट बनाए थे। तो इसकी ये जो है ये यहाँ की आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा है। और चूँकि जयपुर शहर जो है इसका विस्तार होता जा रहा है, तो इसी के क्रम में जो है इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, निम्नलिखित कथनों पर इससे रिलेटेड इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला
विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और ये पहला स्टेटमेंट सही है। और ISA की प्रौद्योगिकी पत्रिका सोलर कंपास 360 में भी शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। तो इसको जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही और ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो यहाँ इसके विषय में हम स्पष्टीकरण की बात करें तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा जो है ये आयोजित किया गया है WSTS 8 सितंबर 2020 को। और इसमें 149 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और 149 देशों से 26,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने वर्चुअल समिट में पंजीकरण कराया है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा। और यहाँ बेसिकली सोलर एनर्जी पर डिस्कशन होना है। तो ये ISA और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन और के बीच जो है 3 समझौतों की घोषणा का गवाह होगा। और दूसरा जो है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ तीसरा समझौता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच एक समझौता भी हुआ है। और यहाँ पर एक सोलर कंपास 360 मैगजीन भी लॉन्च की गई है। तो बहुत सारी ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अभी हमारा जो चाइना से डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना से झगड़ा चल रहा है, तो उससे रिलेटेड है चुशूल उपक्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस झील के दक्षिण में स्थित है? तो चुशूल घाटी की बात हो रही है, चुशूल घाटी। और इसके विषय में हमने जो भी ये चाइना के ऊपर पूरा विस्तृत ये जितनी भी घाटियां हैं और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सारे मुद्दों को हमने 8 तारीख के कौन से हमारा दोस्तों एक तो ये क्विज का सेशन होता है और एक हमारा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस का सेशन है। किसका? एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एनालिसिस। ठीक है, तो वो आपको जो है हमारे अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को ब्राउज़ करोगे अगर हमारे चैनल को, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। और 8 जो सितंबर का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस विषय को हमने डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ हमने बहुत विस्तृत तरीके से इसको एनालाइज़ किया है, चाइना इंडिया के इशू को। तो ये यहाँ पर बात ये है कि ये जो चुशूल उपक्षेत्र है, ये झील के किस झील के दक्षिण में स्थित है? तो ये जो है हमने जैसे बताया था उस वीडियो में, तो ये पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में स्थित है। और अभी यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। और देखिए आज जो है वहाँ पे चाइना ने ऐसा बोला है कि पिछले 40-45 साल में पहली बार यहाँ गोलीबारी हुई है और भारत ने यहाँ पे हमारे सैनिकों पर गोली चला दी है। लेकिन भारत ने जो है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूछा गया भारत से कि भाई क्या ऐसा हुआ है, तो भारत ने बोला भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, और चाइना वालों ने हवा में फायरिंग की है। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ इशू आया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। चुशूल उपक्षेत्र जो है 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि को जो यहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो चीन की भारतीय और PLA टुकड़ियों के बीच जो गतिरोध की स्थिति में आ गया है। और चुशूल उपक्षेत्र जो है ये पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो जो लेक है, झील है, उसके दक्षिण में स्थित है। इसमें ऊंचे और टूटे हुए पहाड़ हैं, थोंग हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक टॉप एक चोटी है, हेलमेट टॉप है, गुरुंग हिल है, मैगर हिल है। ठीक है, तो ये आपसे सीधे सीधे आ सकते हैं ये कहाँ पर है। इनके अलावा रेजांगला है, रेकिनला है, स्पेंगुर गैप है, चुसेव घाटी है। तो ये सब हमने वहाँ डिस्कस की हैं पिछले वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये जो है बेसिकली LAC क्या है, ये भारत और चीन के बीच में बाउंड्री है। किसके? भारत और चीन के बीच में बाउंड्री है ये। ठीक है,
तो ये जो है ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है चुसूल वैली में। एक यहाँ चुसूल वैली की हम बात करें तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक हवाई पट्टी है जो भारत के कब्जे में है, और यहाँ 1962 के युद्ध में भी यहाँ इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। ठीक है, चुसूल जो है भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स में से एक है। क्या 5 वहाँ पे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन दोनों देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि आपस में आके मिलते हैं। तो यहाँ पर इनके प्रतिनिधि जो हैं नियमित मिलते रहते हैं। चुसूल को अपने स्थान और इलाके के कारण ज़बरदस्त रणनीतिक और सामरिक महत्व प्राप्त है, और जो इसे रसद तैनाती के लिए केंद्र बनाता है। और इसको चुसूल को जो है हम लेह का प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं। लेह लद्दाख में यहाँ से एंट्री मारी जा सकती है चाइना के द्वारा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चुसूल वैली में अगर चाइना का कब्जा हो जाता है तो चाइना अभी जो है यहाँ पे लेह लद्दाख में भी उपद्रव मचा सकता है, वहाँ पे भी कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे अन्य वीडियोस को भी देखिए। हमारे कई सारी प्लेलिस्ट में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट को डालते हैं। और इसके साथ ही मैं कपिल मित्तल आप लोगों से विदा लेता हूँ, और फिर मिलते हैं अगले एक सेशन के साथ। चलिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नमस्कार।